नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान की क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो देखो, हमने जो विचारधाराएं थी तीनों वो पढ़ ली थी, है ना। तो हम आज अधिगम के जो व्यवहारवादी सिद्धांत है उनके बारे में हम बात करेंगे। अधिगम के जो व्यवहारवादी सिद्धांत में बैठा, यानी कि जो मनोविज्ञान है इनमें सिद्धांतों को तीन विचारधारा में बैठा है: व्यवहारवादी विचारधारा, संज्ञानवादी विचारधारा और निर्मितवादी विचारधारा। इन विचारधाराओं के बारे में मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दी है। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के जो व्यवहारवादी सिद्धांत है उनमें भी एक नंबर पर आता है हमारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, वो पढ़ेंगे आज हम। तो ध्यानपूर्वक वीडियो देखना, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं इस सिद्धांत के बारे में, एकदम ध्यानपूर्वक आपको देखना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन 99% आ सकता है। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। तो पहला सिद्धांत है हमारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं इसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है ना। तो देखो, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो इसके उपनाम बहुत है, यानी कि इसके अन्य नाम बहुत है। तो आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसके अन्य नाम क्या है इस सिद्धांत को, उनके बारे में कंप्लीट जानकारी देनी कि कितने उपनाम है। तो देखो, इसका पहला नाम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। दूसरा नाम है इसका उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसे क्या बोलते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत बोलते हैं। 3 नंबर पर नाम है इसका संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत, इसे क्या बोलते हैं? संयोजनवाद सिद्धांत बोलते हैं। इसे बोलते हैं संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत, इसी का नाम है, इसी का नाम है बॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना। इसी का नाम है बंध सिद्धांत। इसी सिद्धांत का नाम है SR सिद्धांत। SR का मतलब है स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। SR का मतलब है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसे बोलते हैं आवर्ती का सिद्धांत। आवर्ती का सिद्धांत, इसे बोलते हैं 9 नंबर पर संयोग का सिद्धांत। और 10 नंबर इसे बोलते हैं परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत। 11 नंबर इसे बोलते हैं हर्ष व दुख का सिद्धांत। हर्ष व दुख का सिद्धांत, ठीक है ना। 12 नंबर पर इसका नाम आता है कि इसे बोलते हैं पूर्व का कमजोर बंधन मजबूत हो जाना। पूर्व का कमजोर बंधन मजबूत होने का सिद्धांत। और नंबर 13 पर इसका नाम आता है प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अव्यय का सिद्धांत। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। प्रशिक्षण अंतरण का, ये बोलते हैं प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अव्यय का सिद्धांत। अव्यय का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के देखो कितने नाम हो गए, 13 नाम हो गए। तो सबसे पहला नाम तो ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत इसे बोलते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स एक्टिविटी।
संयोजनवाद का सिद्धांत इसे बोलते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत इसे बोलते हैं, बॉन्ड थ्योरी भी इसे कहते हैं, बंध सिद्धांत भी इसे कहते हैं, SR सिद्धांत यानी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी इसे कहते हैं, आवर्ती का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, संयोग का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, हर्ष और दुख का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, और पूर्व का कमजोर बंधन मजबूत होने का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, और प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसमअवय का सिद्धांत। तो ये इतने नाम है। एग्जाम में अलग अलग नामों से पूछा जाता है कि भाई ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो देखो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था, थॉर्नडाइक ने। तो इनमें से कोई सा भी नाम देकर आपसे पूछ लेता है कि इनका प्रतिपादित किस मनोवैज्ञानिक ने किया। तो ठीक है, आपको ये इतने नाम याद होने चाहिए, लिख लेना आप या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब देखिए बात आती है प्रतिपादक की। तो प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। कहाँ के हैं, अमेरिका के। और कौन से मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है ये। क्योंकि थॉर्नडाइक के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने इनका एक वीडियो बनाया है, उसमें कंप्लीट जानकारी दे रखी है थॉर्नडाइक के बारे में। और देखो किस किताब में प्रतिपादन किया था इन सिद्धांतों। तो किताब का क्या नाम था, ये किताब मोस्ट है, इनको याद रखना आपको, एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कब किया था, 1898 में, ठीक है। अब देखिए इस सिद्धांत में उद्दीपक क्या था। तो देखो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उद्दीपक। तो उद्दीपक क्या थी, सुगंधित मछली का टुकड़ा था, मछली का टुकड़ा। तो देखो एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि थॉर्नडाइक ने उस जिस सिद्धांत पर प्रयोग किया उसमें उद्दीपक क्या था, तो भोजन देते या मांस चूर्ण देते या ऐसा ऑप्शन देते हैं सुगंधित मछली का टुकड़ा। तो लगभग भोजन ही करेंगे, क्योंकि अभी तक पढ़ का वो यही समझता है कि भोजन ही दिया था, लेकिन भोजन नहीं दिया था क्योंकि उस कटोरे में क्या थी, मछली का टुकड़ा था। और प्रयोग किस पर किया था, प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर, भूखी बिल्ली। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि बिल्ली है वो भरपेट नहीं थी, भूखी थी, ठीक है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बिल्ली भरपेट थी या भूखी थी, तो क्या थी वो बिल्ली, भूखी थी। तो देखो हम अब इस सिद्धांत को समझेंगे। यह आपको याद रखना है, प्रतिपादक थॉर्नडाइक है, अमेरिका व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। किस किताब में क्या था, एनिमल इंटेलिजेंस में, ठीक है ना। उद्दीपक सुगंधित मछली का टुकड़ा था और प्रयोग किस पर किया था, भूखी बिल्ली पर किया था। अब देखिए थॉर्नडाइक एक लाइन बोलते हैं, सिद्धांत शुरू होने से पहले मैं बता देता हूँ क्या लाइन। थॉर्नडाइक ये बोलते हैं कि हम किसी क्रिया या कार्य को जब पहली बार करते हैं, तो पहली बार करते हैं तो स्वाभाविक है हमारे से क्या होगी, गलतियां होगी। जो गलती हमने पहली बार की क्या वो दूसरी बार करेंगे, जो गलती हमने दूसरी बार की क्या वो तीसरी बार करेंगे, जो गलती तीसरी बार की क्या वो चौथी बार करेंगे, जो गलती चौथी बार की क्या वो पांचवी बार की। हम अपनी गलतियों से धीरे धीरे सीखते हुए सीधा उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित कर लेना, यही क्या है, सीखना कहलाता है। मतलब इस सिद्धांत के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन यही है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित कर लेना ही क्या है, सीखना कहलाता। तो ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। देखिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर। ये क्या है, पिंजरा है, ये पिंजरा, या इसे बंद पेटिका भी बोल सकते हो, बंद पेटिका। यहाँ एक लीवर लगा है, ये क्या है, लीवर है। यहाँ क्या लगा है, दरवाजा। ये दरवाजा है। और थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो देखो ये बिल्ली मैं बना रहा हूं, आपको सिर्फ पॉजिटिव ध्यान देना है। ये बिल्ली है वास्तव में, है ना, क्योंकि आप पॉजिटिव सोचोगे तो बिल्ली
आपको दिखाई देगी। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नहीं, तो आप ऐसे सोचोगे नहीं नहीं बिल्ली नहीं है तो और क्या है, तो ये बिल्ली है वास्तव में, ठीक है ना। तो देखो इस सिद्धांत की विशेषता क्या है, इधर रखा हुआ है मछली का टुकड़ा, यह क्या है, उद्दीपक है, उद्दीपक, उद्दीपक के रूप में क्या है, मछली का टुकड़ा है, टुकड़ा है, ठीक है ना। और ये भूखी बिल्ली है। तो देखो थॉर्नडाइक ने क्या क्या, एक भूखी बिल्ली थी, उसको बंद पिंजरे में बंद कर दिया था, भूखी थी। तो देखो यहाँ पर उद्दीपक क्या था, मछली का टुकड़ा था। तो भूखी बिल्ली जब इस मछली के टुकड़े को देखेगी तो इसे पाने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। तो प्रयास करेगी तो वो पहले प्रयास में देखो इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। मान लो कि पूरे पिंजरे में चक्कर काट के अचानक से संयोगवश इसका क्या हुआ, पैर लीवर पर पड़ा। जैसे लीवर दबा, दरवाजा खुला और इस बिल्ली ने आकर क्या खा लिया, मछली का टुकड़ा खा लिया, यानी कि भोजन प्राप्त कर लिया। फिर थॉर्नडाइक ने फिर उसे इस बिल्ली को बंद कर दिया। तो इस बिल्ली को इस पर 100 बार प्रयोग किए थे। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, 100 बार प्रयोग किया था, एक बार नहीं, कितनी बार प्रयोग किया था, 100 बार प्रयोग। अब मान लीजिए पहली बार जब बिल्ली भोजन प्राप्त किया था उस समय लगी थी 30 मिनट लगी थी, यह मान लीजिए आप, ठीक है ना। फिर उस बिल्ली को थॉर्नडाइक ने वापस बंद कर दिया, तो वापस भूखी बिल्ली थी और ये क्या था, उद्दीपक था। तो इसे क्रिया करने के लिए क्या कर रहा था, प्रेरित कर रहा था। तब भूखी बिल्ली वापस इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी और अचानक से वापस इस पर क्या पड़ेगा, पैर पड़ेगा और पैर लीवर दबते ही दरवाजा खुलेगा और इधर इसे आकर ये वापस भोजन प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार थॉर्नडाइक ने इस पर 100 बार प्रयोग करे। एक समय ऐसा आया कि बिल्ली है ना, तो बिल्ली को भूखी को बांटते हुए सीधा लीवर को दबाती बांटते वक्त और इस पिंजरे से बाहर निकलकर भोजन प्राप्त कर लेती। मतलब कि बिल्ली का ये इधर उधर घूमना है क्या क्या कहलाती है, अनुक्रिया कहलाती है। भोजन को प्राप्त करने के लिए वो क्या कर रही थी, अनुक्रिया प्राप्त कर रही थी और ये उद्दीपक है। तो थॉर्नडाइक का यही कहना है कि हम उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करें। तो ये सीधा लीवर को दबाना क्या थी, अनुक्रिया थी। इसको बिल्ली का लीवर का दबाना क्या थी, अनुक्रिया थी। तो देखो अनुक्रिया और उद्दीपक में सीधा संबंध स्थापित कर लिया था बिल्ली ने। यह क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। यानी कि लास्ट समय ऐसा आया कि बिल्ली ना तो इधर जाएगी, ना इधर जाएगी, ना इधर जाएगी, ना इधर जाएगी। बिल्ली को जैसे ही इस पिंजरे में बंद करेंगे सीधे जाकर लीवर को दबाएगी और आकर खाना प्राप्त कर लेगी। यानी कि पहले जब 30 मिनट लगा तो बार बार इसको बांटते हुए लास्ट में आते 1 मिनट भी नहीं लगती थी, इसे सीधा बांटते सीधा बाहर आ जाती। मतलब इस सिद्धांत का मतलब यही है कि उद्दीपक और अनुक्रिया में सीधा संबंध स्थापित करना है क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। तो ये सिद्धांत देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके समझ में आना। इतनी बात आपको याद रखनी है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य सीधा संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। तो ठीक है ना। तो थॉर्नडाइक ने कितने बार प्रयोग किया था, 100 बार प्रयोग किया था। किस पर किया था, भूखी बिल्ली पर किया था। और किस में बंद थी, वो पिंजरे में बंद थी और उद्दीपक क्या था, मछली का टुकड़ा था। तो ठीक है। अब देखिए इस सिद्धांत में 3 अनुक्रियाएं थी बिल्ली की, तो वो देख लेते हैं अनुक्रियाएं। या इसको आप बोल सकते हो विभिन्न अनुक्रियाएं, ठीक है ना। विभिन्न अनुक्रियाएं कौन सी थी, तो पहली अनुक्रिया तो थी कि बिल्ली ने क्या की थी, बहुत सी क्रियाएं की, यानी कि विभिन्न अनुक्रियाएं करना। विभिन्न अनुक्रियाएं करना। विभिन्न अनुक्रिया का मतलब समझते होगा, क्योंकि जब बिल्ली को हमने उस पिंजरे में बांधा था तो वो चारों मेर उसके चक्कर लगाती है, तो वो क्या हो गई, विभिन्न अनुक्रियाएं। दूसरा है सही अनुक्रिया का चुनाव करना। सही अनुक्रिया का चुनाव करना। सही अनुक्रिया का चुनाव कौन सी हो गई, लीवर को दबाना हो गई सही अनुक्रिया का चुनाव करना। और तीसरी क्रिया थी, ये 3 क्रियाएं हैं इसमें, कितने हैं, विभिन्न अनुक्रिया मतलब 3 क्रियाएं इसमें। तीसरी क्रिया है उद्दीपक और अनुक्रिया में
संबंध स्थापित करना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है सिद्धांत की, संबंध स्थापित करना। इस सिद्धांत की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन यही है, उद्दीपक और अनुक्रिया में सीधा संबंध स्थापित किया, मतलब उद्दीपक मछली को प्राप्त करना और अनुक्रिया लीवर को दबाना, उसमें सीधा संबंध स्थापित कर लिया। तो ये 3 क्रियाएं थी, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। अब इसके हम सोपान फटेंगे, चरण इस सिद्धांत के, ठीक है ना। तो इस सिद्धांत के देखो चरण या सोपान, सिद्धांत के चरण कह दीजिए या सोपान कह दीजिए, एक ही बात। कितने हैं? 7 है। 7 कौन कौन से हैं? देखो पहला है पहला सोपान क्या है? चालक। चालक क्या होते हैं? चालक शरीर की वह आंतरिक दशा है जो हमें किसी व्यवहार करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। तो चालक उसमें क्या थी? भूख थी। चालक क्या थी? भूख। अगर मान लीजिए बिल्ली भरपेट होती तो क्या वो क्रिया करती ना? नहीं कर सकती थी। तो इसलिए चालक का भी होना महत्वपूर्ण है। चालक क्या है? भूख। दूसरा है लक्ष्य। बिल्ली का लक्ष्य क्या था? भोजन प्राप्त करना। तो लक्ष्य क्या था? भोजन प्राप्त करना। तीसरा सोपान है अवरोध। बिल्ली के सामने अवरोध क्या था? पिंजरा था, क्योंकि वह उसमें बंद थी तो इसलिए जल्दी से बाहर नहीं आ सकती थी। चौथा स्टेप है अनियमित क्रियाएं करना। अनियमित क्रियाएं करना। अनियमित क्रियाएं किसके लिए कर रही थी? वो भोजन प्राप्त करने के लिए कर रही थी, यानी कि पिंजरे से बाहर आने के लिए। पिंजरे से बाहर आने के लिए। पांच पर है संयोगवश सफलता मिलता, मतलब लीवर का दब जाना। संयोग वंश सफलता, इसका मतलब है लीवर का दब जाना। और नंबर 6 पर है सही अनुक्रिया का चुनाव करना। सही अनुक्रिया का चुनाव करना। सही अनुक्रिया का चुनाव मतलब जब बिल्ली को बाहरते तो वो सीधा लीवर को दबाकर बाहर आ जाती थी। और नंबर 7 पर है दृढ़ीकरण। दृढ़ीकरण या स्थायीकरण। ये इसके क्या है? 7 सोपान। स्थायीकरण मतलब जब बिल्ली को बाहरते तो वो लीवर को दबाकर 1 सेकंड में भी बाहर आ जाती है, उसको बोलते हैं स्थायीकरण, यानी कि वो अनेक क्रिया नहीं करेगी। तो इसके 7 सोपान है। चालक क्या थी? भूख थी। लक्ष्य भोजन प्राप्त करा। अवरोध उसके बीच में पिंजरा था। अनियमित क्रियाएं करती थी पिंजरे से बाहर निकलने के लिए। संयोगवश सफलता यानी कि लीवर का दब जाना। और सही अनुक्रिया का चुनाव क्या था? उसने पिंजरा खोलने से पहले। और दृढ़ीकरण या स्थायीकरण, उसमें स्थायित्व आ जाता है। बिल्ली को जैसे हम बाढ़ेंगे तो वापस बाहर आ जाएगी। तो ये तो हो गए सोपान। अब देखो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इस सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता देखिए आप। इस सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता। मोस्ट इंपोर्टेंट है इस सिद्धांत का पार्ट। तो ये सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है? तो पहली उपयोगिता है कि यह सिद्धांत बड़े तथा मंद बुद्धि वालों के लिए सिखाने में सबसे उपयोगी सिद्धांत है। तो बड़े तथा मंद बुद्धि बालकों को सिखाने में उपयोगी है। तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। बड़े तथा मंद बुद्धि बालकों को सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? प्रयासन त्रुटि का सिद्धांत। दूसरा प्रश्न है क्रो एंड क्रो के अनुसार है। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार यह सिद्धांत गणित विज्ञान
तथा समाजशास्त्र जैसे गंभीर चिंतन वाले विषयों में उपयोगी है। तो ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है। करो एंड करो तो मनोविज्ञान वैसे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना आप। तीसरे नंबर पर यह सिद्धांत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का विकास करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। यह सिद्धांत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का विकास करता है। ठीक है ना। नंबर 4, यह सिद्धांत बालक में परिश्रम तथा धैर्य के गुणों का विकास करता है। ठीक है ना। 5 नंबर पर है, यह सिद्धांत कर्मिक रूप से सीखने पर बल देता है। तो यह सिद्धांत कर्मिक रूप से सीखने तथा अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाने में सहायक है। ठीक है ना। और नंबर 6 पर है, यह सिद्धांत कर्मिक रूप से सीखने और अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाने में सहायक है। ठीक है ना। और यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, करके सीखने पर बल देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये। यह सिद्धांत किस पर बल देता है? करके सीखने पर बल देता है। और नंबर 7 पर है, इस सिद्धांत का नारा है करो और सीखो। तो इस सिद्धांत का नारा क्या है? करो और सीखो। इस सिद्धांत का नारा है। 1-2 बात और है, वो आप लिख लीजिएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है ना। 7 हो गई। करो और सीखो इसका नारा है। 8 नंबर पर आते हैं, यह सिद्धांत जितनी भी मोटर स्किल्स है, यानी कि गामिक क्रियाएं जैसे चलना, फिरना, दौड़ना, खाना, पीना, सोना, ये क्या है? मोटर स्किल्स, उनको सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यह सिद्धांत गामक क्रियाओं में उपयोगी है। ठीक है ना। गामक क्रियाएं क्या है? चलना, उठना, फिरना, दौड़ना, खाना, पीना, ये गामक क्रियाएं। नंबर 9 पर है, यह सिद्धांत सीखने में प्रेरणा पर बल देता है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। नंबर 10 पर है, एक मनोवैज्ञानिक है गेरिसन क्या कहते हैं? यह सिद्धांत कर्मिक रूप से सीखने तथा समस्या समाधान पर बल देता है। तथा समस्या समाधान पर बल देता है। ठीक है ना। नंबर 11 पर है, एक मनोवैज्ञानिक में कोलसेनिक कहते हैं कि यह सिद्धांत लिखना, पढ़ना तथा
गणित में सहायक सिद्ध होता है, सिद्ध होता है। ये सिद्धांत पढ़ने के बाद आपको जरूरत नहीं रहेगी किसी दूसरे किताब में इसके बारे में देखना ना, तो कंप्लीट बता रहा हूँ इस सिद्धांत के बारे में, ठीक है ना। तो ये तो क्या हो गई इस सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता हो गई। कितने पॉइंट हो गए? 11 पॉइंट हो गए, ये आपको याद रखने। अब इसके देखो कुछ दोष पे, तो दोष के बारे में फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत है जो यांत्रिकता पर बल देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया, तो ये सिद्धांत क्या कहता है? यांत्रिकता पर बल देता है। तो इसके बारे में हम दोष को भी जान लेंगे, ठीक है। लास्ट पार्ट है सिद्धांत के दोष। तो इस सिद्धांत के देखो दोष क्या है, इस सिद्धांत के दोष क्या है? पहली बात, इस सिद्धांत का एक तो यही दोष है कि यह यांत्रिकता पर सबसे अधिक बल देता है। तो यह सिद्धांत यांत्रिकता पर बल देता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। दूसरा है कि यह सिद्धांत बड़े तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है, तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए यह सिद्धांत उपयोगी नहीं है। तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है। और नंबर 3 पर है, इस सिद्धांत में देखो अंतर्दृष्टि और सूझ का अभाव है ना। तो इस सिद्धांत में अंतर्दृष्टि और सूझ का अभाव है, ठीक है ना। और यह सिद्धांत ना अधिगम स्थानांतरण की योग्यता का विकास नहीं करता है, तो यह भी इसका दोष है। यह सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण की योग्यता का विकास नहीं करता है, ठीक है ना। अब देखो नंबर 5 पर है, यह बात है कि यह सिद्धांत है ना वो सीखने की विधि तो बतलाता है लेकिन इसका कारण नहीं बताता है ना। तो यह सिद्धांत सीखने की विधि बताता है लेकिन कारण नहीं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखो यह सिद्धांत की एक कमी क्या है कि जब कोई कार्य एक विधि से ही सीखा जाए तो उसका बार बार अभ्यास है ना। तो इसमें देखो बार बार अभ्यास कराया जाता है। तो जब कोई कार्य एक विधि से एक बार सीखा जाता है तो उसका बार बार अभ्यास क्यों, ठीक है ना। तो ये इसके दोष हो गए। यह सिद्धांत यांत्रिकता पर बल देता है, यानी कि एक ही कार्य करता है, लीवर को दबाना, तो वो क्या हो गई? यांत्रिकता हो गई। और यांत्रिकता पर बल देता है तो जो मानव के मानसिक क्रियाएं, चिंतन, स्मृति कलमना वो कमजोर हो जाती है। और प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी नहीं। अंतर्दृष्टि और सूझ का अभाव है। यह सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण योग्यता विकास नहीं करता है। यह सिद्धांत सीखने की विधि तो बताता है लेकिन सीखने का कारण नहीं बताता है कि क्यों सीख रहे हैं। और जब कोई कार्य एक विधि से एक बार ही सीखा जाता है तो उसका बार बार अभ्यास क्यों किया जाए। तो ये इस सिद्धांत की क्या हो गई? इस सिद्धांत के क्या हो गए? दोष हो गए। आप सभी से निवेदन है कि जो भी कोई इस वीडियो को देखे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको वीडियो समय समय पर उपलब्ध रहे। इस सिद्धांत को आपको इस वीडियो को देखने के बाद इसके बारे में आपको कहीं से भी कुछ भी देखना नहीं है। पूरी कंप्लीट जानकारी, इसके दोष क्या है, शिक्षा में क्या उपयोगिता है, किस पर प्रयोग किया था, क्या क्या क्वेश्चन आया, तो ये सब इसमें समाहित है। तो धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। आपका सिर्फ इतना ही कर्तव्य बनता है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।